गाइज़, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। देखिए गाइज़, हम पढ़ रहे हैं पंचकर्म। अब तक हमने वमन, विरेचन और बस्ती विधि पढ़ लिया अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। आज हमारा थर्ड पार्ट है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? नस्य विधि। सबसे पहले देखते हैं नस्य होता क्या है। नस्य कर्म जत्रु के रोगों में विशेष रूप से नस्य कर्म किया जाता है। नासिका ही सिर तक पहुंचने का द्वार है, क्योंकि नासा द्वार से ही नस्य सिर में फैलकर वहाँ के रोग को नष्ट करता है। देखिए हुआ क्या होता है, यह है कि जो जत्रु से मतलब क्लेविकल, जत्रु का मतलब क्या होता है? क्लेविकल। जो क्लेविकल के ऊपर के रोग होते हैं उसमें क्या किया जाता है? नस्य किया जाता है। क्यों किया जाता है? नाक के अंदर एक मेडिसिन वगैरह होती है, द्रव्य होता है, उसे हम नाक में डालते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर बना आ रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से हम नाक के अंदर द्रव्य को डालते हैं। उससे क्या होता है, जो जत्रु के ऊपर के रोग होते हैं वो क्या होंगे? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नाक के द्वारा ही सिर में इजीली पहुंचा जा सकता है, किसी भी द्रव्य को पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए क्या होता है, नाक से मेडिसिन डाली जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नस्य के भेद। कर्म के अनुसार अगर हम देखें तो वृद्ध वाग्भट ने और चरक ने और सुश्रुत ने अलग अलग दिए हैं। जैसे कि वृद्ध वाग्भट जी के अनुसार विरेचन, ब्रूहण और शमन, ये इसके 3 भेद हैं। और चरक के अनुसार रेचन, तर्पण, शमन इसके भेद हैं। सुश्रुत के अनुसार शिरोविरेचन और स्नेहन। अब वृद्ध वाग्भट के जो अनुसार हैं हम ये तीनों पढ़ेंगे, क्योंकि हम अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर विरेचन दिया जाए, नस्य में मतलब विरेचन नस्य, ये किस व्याधि में दिया जाता है? ब्रूहण नस्य किस व्याधि में दिया जाता है? शमन नस्य किस व्याधि में दिया जाता है? ये सब मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए विरेचन नस्य शिर के शूल, सिर के दर्द में, यानी कि सिर की जड़ता और गले के रोगों में। ठीक है, शोफ, ओडिमा में, गलकंड गॉइटर में, कृमि यानी कि वॉर्म में, ग्रंथि ट्यूमर में, कुष्ठ स्किन डिजीज में, पीनस यानी कि रनिंग नोज में। सब में क्या होता है, इन सब में हमें नस्य देना चाहिए, इन सारी व्याधियों में। ठीक है, कौन सा नस्य? विरेचन नस्य। अब आता है ब्रूहण नस्य। ब्रूहण नस्य किस में देते हैं? वातज, सिर, शूल, वाणी का रुकना, नासा और मुख का सूखना, कठिनता से नेत्र के खुलने पर। और शमन नस्य जो है वो कब दिया जाता है? त्वचा पे नीले धब्बे हो जाए, चेहरे पर झाई हो जाए या फिर केश के रोग हों, इन सब में क्या दिया जाता है? इन सब में दिया जाता है शमन नस्य। ठीक है गाइस, अब इसके बाद देखते हैं हम। देखिए विरेचन नस्य ही की औषध, जो विरेचन नस्य है उसकी औषधि क्या होगी? जो स्नेह और योग जिन जिन दोषों के लिए वर्णित हैं उनमें कल्क, क्वात आदि, मधु, सेंधा नमक तथा आसव से भी नस्य देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिए आप। जो स्नेह मतलब किसी भी व्याधि के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा है वात के लिए क्या है? वात के लिए तेल दे सकते हैं हम। ठीक है, पित्त के लिए क्या है? घी दे सकते हैं। तो यही जो है, जो स्नेह जिस व्याधि के लिए वर्णित है वही हम नस्य के द्वारा देंगे उसे। उनमें कल्क मतलब कि पेस्ट भी बना सकते हैं, क्वात आदि भी बना सकते हैं, मधु यानी कि जैसे कि कफ होता है, कफ को बाहर निकालने के लिए मधु डाल देते हैं, मधु, सेंधा नमक या फिर आसव से भी नस्य दे सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से नस्य दिया जा सकता है। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रूहण और शमन नस्य। ब्रूहण और शमन में यहाँ हमने क्या पढ़ा? यहाँ हमने पढ़ा है विरेचन में, यहाँ है ब्रूहण में पढ़ेंगे हम। ब्रूहण में जांगल मांस से बनाए रस, जो जांगल मांस से बनाया हुआ रस होगा, रक्त होगा, गोंद आदि से ब्रूहण नस्य देना चाहिए। और शमन नस्य कैसे देना चाहिए? जांगल मांस से, घृत यानी घी से, तेल आदि से, दुग्ध से भी दे सकते हैं और जल से शमन देना चाहिए। इन सब से मतलब इन सबको हम नाक के अंदर डाल सकते हैं, मतलब इनसे जो द्रव्य बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में दे रखा है यहाँ पर जो नस्य के भेद प्रयोग अनुसार। अगर हम प्रयोग अनुसार नस्य के भेद देखें तो 4 भेद होते हैं। सबसे पहले मर्श, प्रतिमर्श, प्रधमन और अवपीर्ण। ये दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मर्श का मतलब क्या होता है? अंगुली से नासा द्वार में औषध टपकाने को मर्श कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि घी हो, घी को हमने ऐसे घी में डिप की, फिंगर 2 पोर में हमने डिप किया और उसे ऐसे करके नाक में टपका देंगे, तो जो ड्रॉप टपकेगी उसे क्या बोला गया है? मर्श बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
प्रतिमर्श। प्रतिमर्श किसे बोला जाता है? एक बार खींचने से जितना स्नेह नासिका से गले तक पहुंच जाए उसे प्रतिमर्श कहते हैं। मतलब हमने नाक के अंदर डाल दिया है, नाक में डालने के बाद में जब हम ज़ोर से सांस लेंगे, जितना द्रव्य हमने डाला है जो एक बार में मतलब हम खींचेंगे, ज़ोर से खींचेंगे, जितना स्नेह हमारे गले के अंदर आएगा उसे बोला गया है प्रतिमर्श। अब प्रधमन। प्रधमन किसे बोलते हैं? चूर्ण का नशा देने को धमान या फिर प्रधमन कहते हैं। इसे क्या है? ये क्या है? चूर्ण। जो चूर्ण देते हैं उसे बोलते हैं प्रधमन। अब पीण किसे बोलते हैं? कल्क आदि, मतलब कि जो पेस्ट वगैरह होता है, पेस्ट को हम ज़ोर से दबाएंगे, जो उसमें से रस निकलता है, जो उससे नस्य दिया जाता है, उसे बोलते हैं अपपीड़न। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ पर एक कुछ लिखा है मैंने नोट करके। तीक्ष्ण द्रव्यों के कल्क द्वारा दिए जाने वाले नस्य को अपपीड़न और तीक्ष्ण द्रव्यों में चूर्ण से दिए जाने वाले नस्य को प्रधमन नस्य कहते हैं। मतलब जो तीक्ष्ण द्रव्य होंगे उसमें जो कल्क के द्वारा दिया जाएगा उसे क्या बोला गया है? अपपीड़न, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, कल्क में अपपीड़न और जो चूर्ण में प्रधमन। ठीक है गाइज, अब इसके बाद देखते हैं हम मर्श नस्य का प्रमाण। मतलब मर्श नस्य कितना देना चाहिए? प्रदेशनी अंगुली के 2 पर्व घृत आदि स्नेह में डुबोकर बाहर निकालने पर जितना घृत आदि स्नेह गिरता है उसे बिंदु कहते हैं। देखिए ये क्या है? इंडेक्स फिंगर, इसे बोला गया है इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स फिंगर का जिक्र है यहाँ पर। तो इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? ये वाली इंडेक्स फिंगर है। इसके 2 पोर हुए, मतलब 2 पर्व हमें इसे घी में डुबोना है। जितना घी में डुबोएंगे हम इसे और जितना हमारी बिंदु टपकेंगी तो उसे क्या बोला गया है? बिंदु बोला गया है। और उसकी उत्तम मात्रा बताई गई है। देखिए 10 बिंदु उत्तम मात्रा बताई गई है, 8 बिंदु जो है मध्यम मात्रा, 6 बिंदु कनिष्ठ मात्रा बताई गई है। ठीक है, ये किसके लिए बताई गई है? मर्श के लिए। अब देखिए कल्क के लिए, अगर कल्क के लिए देखें हम तो यहाँ पर कल्क के लिए देखेंगे 8 बिंदु उत्तम मात्रा है, 6 बिंदु मध्यम मात्रा है और 4 बिंदु कनिष्ठ मात्रा है। ठीक है, अब देखिए नस्य सेवन विधि। नस्य सेवन विधि किसकी है? यहाँ पर चूर्ण की। चूर्ण को मुख की वायु द्वारा नासिका में डालते हैं। जो चूर्ण होती है, चूर्ण, उसे क्या करेंगे हम? मुख की वायु, मतलब जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा बना हुआ, ऐसे क्या करते हैं हम? मतलब कुछ भी ऐसी एक नालिका बना लेते हैं 6 अंगुल लंबी, मतलब 6 अंगुल लंबी क्या करनी है हमें? मुखवली लेनी है, नालिका बनानी है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पत्ते से वो डाल रही हैं नाक के अंदर। तो हम क्या करते हैं? मुंह की वायु से, मतलब फूंक मारते हैं। पहले उसके अंदर द्रव्य डालते हैं, चूर्ण डालते हैं, सॉरी, चूर्ण डालने के बाद क्या करेंगे? उसे फूंक मार देंगे। तो उससे इससे क्या होता है? जो भी वो होता है, चूर्ण होता है, वो पेशेंट की नाक में चला जाता है और ये जो औषध होता है वो दोषों को अधिक मात्रा से खींच लेता है बाहर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? नस्य के अयोग्य, जिसे नस्य नहीं करना चाहिए। पानी पीने के बाद, मद्य, स्नेहपान, भोजन किया हो, शरीर से स्नान कर रखा हो, श्वास सांस मतलब डिस्पनिया हो और खास यानी खांसी आदि, इन सब में क्या करना है हमें? नस्य नहीं देना है। अब देखिए इसके बाद है दोष अनुसार नस्य काल, नस्य योग्य काल, मतलब दोष के अनुसार नस्य के काल, जो टाइम है। कफज व्याधियों में क्या करना है हमें? प्रातःकाल, दोपहर से पहले, मतलब सुबह के टाइम पर हमें करना है नस्य। पित्तज व्याधि में नून दोपहर में करना है, वातज व्याधि में आफ्टरनून में करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है? दोष के अनुसार नस्य करना है। अब इसके बाद में देखिए गाइज, स्वस्थ, अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ अवस्था में कर सकते हैं शरद वसंत ऋतु में बिफोर नून, मतलब पहले करना है दोपहर से, फिर हेमंत शिशिर में नून में, ग्रीष्म काल में आफ्टरनून में और वर्षा काल सूर्य निकलने से पहले। ठीक है, अब देखिए गाइज यहाँ पे दे रखा है नस्य की अवधि 7 दिन तक नस्य देना चाहिए अगर नॉर्मल देखी जाए तो। अब यहाँ पर पूरी विधि दे रखी है नस्य की, हम इसे पढ़ते हैं। पूरी विधि क्या है नस्य की? सबसे पहले नस्य में शिर का मतलब हेड का स्नेहन और स्वेदन देना है। स्नेहन और स्वेदन आपको पता है क्या होता है? मल मूत्र त्याग करवाना है उसका, और धन धावन करना है, मतलब दांत को मांजवाना है, उसको ब्रश करवाना है। जत्रु के ऊपर, जो जत्रु के ऊपर मतलब क्लेविकल के ऊपर, उसे दोबारा से पुनः स्वेदन देना है। ठीक है, रोगी को सीधा लेटाकर हाथ पैर सीधा करके और पैर को थोड़ा ऊंचा और सिर को थोड़ा नीचा करना है। जैसे आपकी पोजीशन दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल यही पोजीशन में बनानी है। सर को थोड़ा सा नीचे करना है ताकि औषधि जो है इजीली चली जाए नाक से सिर के अंदर तक भी। ठीक है, कान वगैरह में भी चली जाए। तो यहाँ पे देखिए औषध को उष्ण, हमें क्या करना है? औषध को जब तक हम इसे लिटाएं पेशेंट को, औषध को उष्ण जल में रख कर गर्म करते हैं, मतलब हल्का सा नरम गर्म होना चाहिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है? औषध को उष्ण जल के अंदर रखना है, फिर उसे नासा में डालते हैं। नस्य करके पैर के तलवे हाथ कर्ण का मर्दन करते हैं, यानी कि मसाज करते हैं। इसके बाद सांस खींच कर लेते हैं, उसे कहते हैं पेशेंट से कि सांस खींच कर लो, क्योंकि सारा जो
जो जो औषधि होगी वो सारी क्या होगी, मुंह में आ जाती है। फिर थूक जो आएगा मतलब कफ आ जाता है वो, तो उसे क्या करें, बाद में थूक दें। 2 से 3 बार करना चाहिए ये। और थोड़ी देर लेटने के बाद में आराम करवाएं उसे। लेटने के बाद में क्या करना है, जब उसके वो ठीक हो, उठे वो, तो उसे धूम्रपान देना है और कवल देना है। धूम्रपान किसे बोलते हैं, धूम्रपान यानी कि उसे स्मोकिंग वगैरह। और कवल मुंह के अंदर इतना पानी भर लेना कि इधर से उधर भी ना घूम पाए। ठीक है, अब ये किसे कराना है ये भी आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइज, नशे के बाद मूर्छा आने पर, अगर मूर्छा आए मतलब अनकॉन्शियसनेस हो, तो क्या करना चाहिए, सिर को छोड़कर शेष शीतल जल से परिषेक करना चाहिए। ठीक है। और नस्य, स्नेहन नस्य के सम्यक, अगर स्नेहन नस्य हमने दिया है तो उसके सम्यक योग, हीन योग और अति योग में क्या क्या होता है। सम्यक हुआ हो तो क्या होगा, सुखपूर्वक उसे सांस एक्सपायरेशन सही से ले रहा होगा, निंद्रा, जागना और इंद्रियों में सक्रियता आ जाती है, मतलब नॉर्मल सही हो जाएगा। अगर हीन हुआ है तो नेत्रों में, आंखों के अंदर रुक्षता आएगी, जड़ता होगी, नासिका मुख में शुष्कता होगा। ठीक है। और अति योग, अगर अति योग है तो क्या होगा, कंडू यानी कि ईचिंग, गुरुता, प्रसेक, सलाइवेशन, आरुचि और पीनस, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है गाइज। अब इसके बाद देखिए, विरेचन नस्य के सम्यक हीन, अगर विरेचन, यहाँ पे क्या बताया मैंने, स्नेहन नस्य, अब यह विरेचक नस्य। विरेचक नस्य में क्या होगा, देखिए, अगर विरेचक नस्य सम्यक विरेचन है तो आंखों में हल्कापन और मुख और स्वर में शुद्धता आएगी। अगर असम्यक हुआ है वो, असम्यक में क्या होगा, रोगों की वृद्धि होगी। अति मात्रा विरेचन में क्या होगा, कृशता होगी। अगर अति मात्रा में है तो कृशता, असम्यक है रोगों की वृद्धि हो सकती है, और सम्यक सही से हो चुका है नस्य तो आंखों में हल्कापन होगा, उसका मुख और स्वर जो होगा वो शुद्ध हो जाएगा। देखिए गाइस, इसके बाद आता है प्रतिमर्श। हम मर्श पढ़ चुके हैं, प्रतिमर्श देखेंगे किस व्याधि में देते हैं। उर्शत यानी कि चेस्ट इंजरी, क्रश बालक, वृद्ध और वर्षा में देना चाहिए। निषेध किन्हें नहीं देना चाहिए। दुष्ट, पीनस यानी कि रनिंग नोज, मद्यपान के बाद, सिर में कृमि से दूषित, कृमि यानी कि वॉर्म से दूषित होने पर प्रतिमर्श नस्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा हीन होती है, इसकी बहुत कम मात्रा होती है। प्रतिमर्श का काल यानी कि टाइम और मात्रा देखते हैं कितनी क्वांटिटी में देना है इसे। रात्रि या दिन में दे सकते हैं, भोजन के बाद, वमन के बाद, सोने के बाद, श्रम के बाद, गंडूश यानी कि मुँह के अंदर इतना पानी भरना कि इधर से उधर हो जाए, यानी कि कुल्ला टाइप। ठीक है। मूत्र त्याग के बाद 2 बिंदु, सिर्फ इसकी 2 मात्रा देते हैं। मात्रा भी दी यहाँ पे, क्वांटिटी कितनी दी हो जाएगी, 2 या 1 बूंद। ठीक है। अब देखिए गाइस, प्रतिमर्श का फल मतलब इसका फ़ायदा क्या है। प्रथम 5 काल में, ये प्रथम स्टार्टिंग के 5 काल में क्या करता है, स्रोतसों का यानी कि चैनल्स का शोधन करता है। अगले 3 काल में क्लम यानी कि जो बिना परिश्रम के थकान होती है उसे नष्ट करता है। इसके बाद 5 काल में आँखों का बल बढ़ता है, दांतों में दृढ़ता को करता है, मतलब दांतों को मजबूत बनाता है और आँखों का बल बढ़ाता है। देखिए गाइस, मैंने अभी आपको बताया था कि नस्य किसे, मतलब धूम्रपान और कवल कैसे देना है, तो मैं अब आपको डिस्कस करती हूँ। देखो, 7 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक को नस्य नहीं देना चाहिए। 7 वर्ष से जो छोटे होंगे और ज़्यादा उम्र हो गई उन्हें नस्य नहीं देना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु वालों को धूम्रपान नहीं देना चाहिए, और 5 वर्ष से कम आयु को कवल नहीं देना चाहिए। ठीक है। 70 वर्ष से जिसकी आयु के बाद, मतलब 17 वर्ष की आयु के बाद में वमन और विरेचन दोनों नहीं देते हैं। देखिए गाइस, नस्य के लिए तेल का महत्व, जो नस्य हम करते हैं डेली के लिए, अगर हम डेली यूज़ में नस्य करें तो उसके लिए तेल जो होता है सबसे अच्छा रहता है। ठीक है। अब हम अणु तेल के बारे में यहाँ देखते हैं कि अणु तेल क्या है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, आपको याद करने हैं। देखिए, जीवंती जल मतलब हिबेर, देवदारू, जलद, त्वक, सत्य, गोपी, हिम, दारू, हल्दी की छाल, मुलहटी, अंगूरू, वरी, बिल्व, कटेरी, छोटी, भटकटेया, सुरभि, शालपर्णी, पशपर्णी, कृमिहर, तेजपत्र, त्रुटि, हरेणु, बला, अति बला को समान मात्रा में, इन सब के नाम जो मैंने अभी लिए हैं सब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्हें आपको देखना है, क्योंकि ऐसा कन्फ्यूज़न होती है पता नहीं कौन सी चीज़ होगी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि वो माइंड में रहे। देखो, इन्हें करना है, मैं समान मात्रा में लेकर 100 गुने वर्षा के जल में, क्वाथ बनाते हैं इनका, 100 गुना इनसे पानी लेना है, वर्षा का जल लेना है, क्वाथ बनाना है। फिर जब क्या करते हैं, जब तेल से 10 गुना जल शेष रह जाए तब उसे उतार कर छान लेना है, मतलब 100 गुना पानी लेना है, फिर उसे पकाना है। जब तेल
तेल से 10 गुना जल रह जाए तो क्या करना है, इसे छान लेना है। इस क्वाथ के 10 भाग कर, मतलब इस क्वाथ को, पूरे क्वाथ के 10 भाग करने हैं, हम पार्ट्स बनाने हैं और एक एक भाग के साथ तेल पकाते हैं। इस प्रकार 9 बार तेल पकाकर 10वीं बार तेल के बराबर 10, मतलब अलग अलग तेल पकाना है हमें। 9 बार तेल पकाने के बाद में 10वीं बार तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाकर पकाते हैं और फिर इसे अणु के लिए, मतलब अणु तेल तैयार हो जाता है और इसे अणु का नस्य गुणकारी है और इसे यूज़ करते हैं नाक में डालने के लिए। ठीक है गाइस, ये हमारा खत्म हो चुका है नस्य। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारी बुक के अंदर अष्टांग हृदय में नहीं दे रखा, रक्त मोक्षण, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, पंचकर्म में आता है, देखते हैं। पढ़ते हैं रक्त मोक्षण। देखिए गाइस, रक्त मोक्षण क्या होता है। रक्त मोक्षण से शरीर की शुद्धि होती है और इम्प्योर ब्लड निकाला जाता है। यानी कि जो शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कभी कभी ऐसा होता है एकने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं फेस वगैरह पर, तो हम क्या करते हैं, इससे ब्लड, मतलब जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी वगैरह हो जाती है उसे बाहर निकालते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, रक्त मोक्षण के थ्रू। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा है पित्त दोषों को बाहर निकालते हैं, मतलब यहाँ पर पित्त की वजह से ही, जब भी हमारे ब्लड के अंदर प्रॉब्लम होती है तो पित्त के दूषित होने से ही होती है, तो पित्त दोषों को बाहर निकाला जाता है। सुश्रुत जी, जो सुश्रुत हैं, उन्होंने क्या बोला है अपने शल्य तंत्र में, रक्त मोक्षण का अर्थ चिकित्सा कहा है, यानी कि रक्त मोक्षण को उन्होंने अर्थ चिकित्सा कहा है। अगर चरक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चरक ने क्या बोला है, विसर्प चिकित्सा, मतलब विसर्प की चिकित्सा बताई है इन्होंने रक्त मोक्षण को। अब इसके बाद में जो रक्त मोक्षण है वो किसके थ्रू किया जाता है हम ये जानेंगे। तो रक्त मोक्षण जो होता है वो लीच के थ्रू किया जाता है, लीच यानी कि जलूका। ठीक है, तो इसे लीच थेरेपी भी बोलते हैं। तो देखिए गाइस, लीच थेरेपी हम करते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे लीच थेरेपी हम किस तरीके से करते हैं। देखिए लीच थेरेपी, जो लीच थेरेपी को हम हिरुडोथेरेपी भी बोलते हैं और जलूका थेरेपी भी बोलते हैं। शरीर के ऊपर लीच को छोड़ देते हैं, जहाँ दूषित रक्त होता है वह अपने आप उसे चूस लेती है। उसके चूसने से दर्द नहीं होता क्योंकि उसके लार में हिरुडिना होता है। देखिए सबसे पहले लीच किसे बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा लीच। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर लीच बना हुआ आ रहा होगा, तो उसे लीच बोला जाता है। जो लीच है वो क्या करती है, हम उसे अपने, उसकी बॉडी पर जहाँ पर भी मतलब पिंपल्स वगैरह या कोई भी प्रॉब्लम, व्याधि वगैरह हो रही होगी, किस व्याधि में करते हुए मैं बताऊंगी, जहाँ पर भी होगा उसकी बॉडी पर, पेशेंट की बॉडी पर उसे छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद में क्या होता है, उसकी बॉडी से जो दूषित रक्त होगा वो उसे चूस लेती है, उसे सक कर लेती है। ठीक है, सक कर लेगी, लेकिन उसे चूसने पर उसे दर्द नहीं होता पेशेंट को, ऐसा लगता है बस जैसे मच्छर ने काटा हो, ऐसा दर्द होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी लार यानी कि जो उसका सलाइवा होता है, उसके सलाइवा के अंदर हिरुडिना यानी कि हिरुडिना नाम का एक रसायन प्रेजेंट होता है, जिससे उसे दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो वो रक्त है वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता होगा, तो क्या लीच को कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होती होगी। तो लीच को उससे प्रॉब्लम नहीं होती। होता क्या है, लीच को हम हल्दी के पानी के अंदर डाल देते हैं, तो हल्दी के पानी के अंदर डाल देंगे तो जितना भी लीच के अंदर जो इम्प्योर ब्लड गया है हमारी बॉडी से, तो क्या होता है वो सारा वॉमिटिंग कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है सारा उसे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले लार। जो लार है हमारी, लार के अंदर क्या है, एनाल्जेसिक है वो, यानी कि सलाइवा। अब इसका समय, मतलब कितनी देर तक जो लीच है वो हमारी बॉडी पर रहेगी और हमें कैसे पता चलेगा कि इसने जो इम्प्योर ब्लड है वो चूस लिया है और अब ये हटने का टाइम है, मतलब ये कब हटेगी। तो समय देखिए यहाँ लिखा हुआ है लीच का 15 to 20 मिनट सक, मतलब चूसती है 15 से लेकर 20 मिनट तक। अगर वह नहीं छोड़ती तो पानी में नमक डालकर उसके मुंह पर डाल देते हैं, वह फिर छोड़ देती है। यानी कि अगर उसे हमने किसी की बॉडी पर डाला, मतलब पेशेंट की बॉडी पर डाला, अगर वो अपने आप सक करने के बाद में ब्लड को पीछे नहीं होती, तो क्या करते हैं, नमक का पानी डालकर उसके मुंह पर डाल देते हैं, तो वो अपने आप ही पीछे हो जाती है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर दूषित रक्त जो होता है उसे वो सक आउट करने के बाद में वो अपने आप ही उसे छोड़ देती है। देखिए आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि एक ही लीच से क्या हम सारे पेशेंट को, मतलब जो रक्त दूषित होगा उनको निकलवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें करते हैं एक लीच, अगर हमने एक लीच से एक रोगी के, मतलब एक पेशेंट का सक आउट करवाया ब्लड, जो दूषित ब्लड था, तो क्या करेंगे हम उसे कम से कम 7 से लेकर 14 दिन का गैप लेते हैं, उस लीच से नहीं मतलब सक करवाते
7 से लेकर 14 दिन। जब 7 से लेकर 14 दिन हो जाते हैं तो जब हम उसे ट्राई करते हैं दूसरे पेशेंट पर, और दूसरे पेशेंट पर भी और जो खुद पर भी, मतलब अगर एक पेशेंट है हमारे क्लिनिक में आया तो हम उसे लगातार एक ही लीच से नहीं करवाएंगे, अलग अलग लीच से ब्लड का सक आउट करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक लीच को दूसरे अलग अलग मरीज पर 7 से 14 दिन के बाद उपयोग किया जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है जो बताया भी आपको मैंने कि अगर वमन, मतलब जो लीच होती है, लीच का हम वमन कराते हैं। वमन कैसे कराते हैं, उसे हल्दी के पानी में डाल देते हैं, और हल्दी में पानी डालने के बाद में क्या करती है, जितना भी वो उसने ब्लड सक आउट किया होता है हमारी बॉडी से, वो सारा वो बाहर निकाल देती है वॉमिटिंग के थ्रू। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, वो क्या है, वॉमिट कर रही है, जो लीच है वो वॉमिट कर रही है उस टाइम पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या आता है, रक्त मोक्षण योग्य, मतलब हमें रक्त मोक्षण कब कराना चाहिए। देखिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, गॉट में, या फिर ब्लड प्रॉब्लम, कोई भी ब्लड इशू हो, या किसी का हेयर लॉस हो रहा हो, या फिर किसी की स्किन डिजीज़ हो, तो इसमें क्या करवाना है, हमें रक्त मोक्षण कराना है। अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, अगर स्वस्थ व्यक्ति से कराना चाहे तो वो शरद ऋतु में करा सकता है। ठीक है गाइस, देखिए आज हमारा ये चैप्टर जो था वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अगर आपको कोई भी वीडियो, मतलब कोई भी चैप्टर वगैरह चाहिए नेक्स्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच।